Hello student, good morning everyone. Once again, nice to meet you. I wish that you all are fit, fine, healthy and happy at your homes and missing your school too. Student, I am providing you study material on regular basis on online classes, and one important thing is that we will communicate the reading study material before your online class so that it could be an interactive engagement with your response through online discussion session and through WhatsApp. I am sharing providing worksheet and study material already. But अभी भी कई स्टूडेंट इस सब मटेरियल को अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, वॉच भी नहीं करते हैं, वीडियो को देखते भी नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बेस्ड है, नॉट ए पर्सनल बिजनेस। आपके बिना स्कूल में ऑनलाइन क्लास बना के आपके लिए ही बेस्ट है। सो काइंडली चेक द ऑल वीडियो मटेरियल असाइनमेंट, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप सब मेन सब्जेक्ट्स के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंप्यूटर को भी अच्छी तरह पढ़ लेते होंगे, है ना स्टूडेंट? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह समझना अच्छी बात नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट्स छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो उसको दिल से पढ़ना है। हाँ, इंटरेस्ट होना अलग बात है, बट पढ़ाई के टाइम में आपको सब सब्जेक्ट्स को इक्वल समझना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो को जब मैंने शेयर किया तब 98% स्टूडेंट ने देखा। अब क्या देखा वो स्टूडेंट जाने, क्या पढ़ा वो स्टूडेंट को पता, वो आपको खुद डिसाइड करना है। क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया, चाहे एफबी हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, उसमें कुछ मिसिंग नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में क्यों ऐसा? मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं होते, हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई स्किल होती है, इसलिए आपको सब जगह कुछ काम में आए ऐसा सब्जेक्ट्स हो तो वो है कंप्यूटर। आप कोई भी जगह देख लो, कंप्यूटर के बिना आज के टाइम में हमारी लाइफ कहाँ है आप सोच सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी जॉब हो, कंप्यूटर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया तो मानते हैं, बट सामने हमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जॉब हो, ऑफिस का काम देख लो, कोई गवर्नमेंट जॉब देख लो, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, शॉप हो, रेलवे की लाइन हो या हॉस्पिटल की लाइन हो, कस्टमर केयर हो, शोरूम हो, छोटे बड़े मॉल हो, कोई टेम्पल हो, एक जगह मुझे ऐसी बताओ कि वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर ना हो या कोई कंप्यूटर वाला बंदा ना हो। ये कंप्यूटर का यूज क्या है, कहाँ पे होता है, आप समझ सकते हैं, तो फिर आप क्यों सीरियसली नहीं लेते? सॉरी स्टूडेंट, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सेकंड टाइम वीडियो मैंने शेयर किया तो ओनली 60% स्टूडेंट ने ही चेक किया। ऐसा क्यों? मान लो कि उस टाइम आप पढ़ते बोर हो गए या फिर टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो वीकली टाइम तो मिलता है, तब चेक कर लेते हैं। मैं आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोलता, बट कंप्यूटर का नॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ सीखना भी पड़ेगा। वीकली एक बार तो ये सब्जेक्ट्स को समझने के लिए आते हैं, पढ़ते हैं। और आज की इस सिचुएशन में ये सब्जेक्ट्स बहुत उभर के भी आया है, वो है कंप्यूटर।
आपको नहीं लगता कि हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है? जब हर सब्जेक्ट्स टीचर कंप्यूटर समझ के आपके लिए ऑनलाइन वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप में मटेरियल, यूट्यूब में कोई ना कोई वीडियो बना के चैनल के ऊपर शेयर करना, यानी कि कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो, जूम कॉलिंग हो, उससे आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग कुछ इस टाइम में अच्छे से कुछ ना कुछ पढ़ सके और हमारा ये मुश्किल टाइम आसानी से निकल जाए। बट टीचर शेयर करते हैं, वहाँ ही हमारी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती है ना। आपको टीचर के साथ रहना है, पढ़ना है। मैं मानता हूँ कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, बट टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो? ऐसे टाइम में टीचर कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके सामने ऑनलाइन क्लास रखते हैं, तो आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आशा रखता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आप में थोड़ा पॉजिटिव व्यू आया होगा और कुछ ना कुछ सीखेंगे और हर एक टीचर के साथ रह के आपको कुछ पढ़ना भी है, सीखना है। लेक्चर शुरू हो, आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो सेशन शुरू हो, उसके पहले जाते जाते एक और बात बताऊंगा कि द टीचर who used to teach at school their entire life are now teaching on Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp group. They never face the camera in their entire life, but still they teach you online because it's their job. Please do not humiliate or disrespect them, making fun of them or pranking them when they are trying their best to use the new technology to teach you does not make you good. आशा रखता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे टाइम में हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में आपको नॉलेज के साथ कुछ और नया सीखने को मिले, एन्जॉयमेंट के साथ आपको नेक्स्ट जनरेशन के साथ अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। बस यही उम्मीद रख के हम हमारा आज का ऑनलाइन वीडियो सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम में पहले वीडियो के अंदर 3 सेक्शन में हमने 3 टॉपिक देखा था। सेकंड वीडियो के अंदर भी 3 सेक्शन देखा था, उसमें भी हमने 3 ऑप्शन देखे थे। व्हाट इज लिनक्स, उसके बाद देखा था हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, उसके बाद ऑप्शन था डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड अदर विंडोज, यानी कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कंपैरिजन लिनक्स एंड विंडोज, जिसके अंदर हमने अलग अलग स्क्रीन कंपोनेंट्स, थीम वाइज कैसा होता है, लुक वाइज कैसा होता है, जैसे कि विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के अलग अलग लुक वाइज हमने उसको पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो न्यू सॉफ्टवेयर है, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखना है, यानी कि कैल्क, एक्चुअली 10 टेक्स्ट बुक के हिसाब से पहले 4-5 जो चैप्टर है वो HTML रिलेटेड है, उसके बाद जो 4-5 चैप्टर है वो एक्सेल रिलेटेड है, यानी कि कैल्क रिलेटेड है, और लास्ट है सी प्रोग्रामिंग। हम बीच में से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि लिनक्स बेस्ड लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर ऑप्शन देखा था, राइटर सॉफ्टवेयर देखा था। उसके बाद वाला जो ऑप्शन था
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट, और 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको देखना है कैल्क यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि हॉबीज पैकेज रिलेटेड ये तीनों ऑप्शन आपके सिलेबस के हिसाब से सेट हो जाए, इसलिए हम बीच में से चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने देखा था कि भाई एक्सेल क्या है, हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल, जिसके अंदर हमने अलग अलग थियरिकल टॉपिक हमने देखे थे। तो आज हमें एक्सेल जो सीखना है उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स क्या है। एक्सेल की डीपली बात करूँ तो एमएस एक्सेल को चलाना बहुत आसान है। कोई भी एजुकेट पर्सन हो, अगर उसको एक्सेल में काम करना है तो वो इजीली काम कर सकता है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ग्राफिक्स के ऊपर रिलेटेड है। इसके अंदर सब पिक्चर और आइकॉन के माध्यम से जो भी स्क्रीन कंपोनेंट्स दिखाए हैं उससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। हर एक आइकॉन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कमांड का यूज क्या हो सकता है। कुछ ही दिनों की बात है कि बेसिक एक्सेल की ट्रेनिंग लेकर आप एक्सेल अच्छी तरह से आरंभ कर सकते हैं, इजीली उसको सीख सकते हैं। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, और ऑफिस के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इसका महत्व क्या है। इसलिए एक्सेल पर काम करना अपने आप भरोसा देता है। आपको कंप्यूटर की दुनिया का राजा यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, उसका भरोसे के साथ आपको काम करना है। और दुनिया का एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अलग ही अनुभूति देता है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस प्रोग्राम को भी सिखाया जाता है, और एक कोर्स को आप इजीली कंप्लीट करो तो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको सर्टिफाइड एक्सेल का सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिसकी पूरे इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिमांड रहती है। स्टूडेंट, आपको जानकारी में दे दूं, और ये बात के आपको हैरानी होगी कि इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी साइट है जो केवल एक्सेल के ऊपर ही चलती है और एक्सेल के ही ट्रेनिंग देती है। तो आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सेल अकेला कितना बड़ा बाजार है। यदि आप एक्सेल की ट्रेनिंग ले लेते हो तो आपको जॉब की कोई चिंता नहीं रहेगी। एक्सेल की मास्टर की ज़रूरत कहीं ना कहीं हमेशा बनी ही रहती है। ये बात आपको ऊपर भी बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस सूट का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है। इसके बिना पूरा ऑफिस अधूरा है। ऑफिस प्रोग्राम में आपको एक्सेल के अलावा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, वन नोट, पब्लिशर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का आपको एक खजाना मिलता है कि इससे भी आप एडवांस में सीख के अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए उसके अंदर पूरा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको डेटा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि टेबल के साथ साथ आप उसके चार्ट्स, फंक्शन, फॉर्मूला का यूज करके मिनटों के अंदर आप एक्सेल में इजीली काम करना शुरू कर सकते हैं। एक्सेल का यूज बहुत जगह पे अलग अलग टाइप्स के भी यूज होता है। उसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि एमएस एक्सेल का यूज डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में बनाने के बाद, उसको फॉर्मेट करने के बाद
उसकी इजीली आप प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसके अंदर बने बनाए हुए आपके पास रेडीमेड टेबल भी मिल जाता है और यूजर्स को सिर्फ डेटा एंट्री करनी होती है। इस डेटा को आप चार्ट्स, टेबल के जरिए इंटरेस्टिंग बना के, कलरफुल बना के, मोस्ट एट्रैक्टिव बना के और एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन को यूज करके आप मिनटों के अंदर अपना जो ज़्यादा टाइम जाता है वो एक्सेल के अंदर आप शॉर्ट टाइम के अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड यानी कि सीट रिलेटेड जो काम करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके साथ मुझे एक और बात बनानी है और बतानी भी है कि जब कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो समझ लेना कि आपको इसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए वीडियो शेयर होते हैं, ये कोई फ्री में नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं, क्योंकि टीचर इतना ट्रस्ट करके आपके लिए अलग अलग जो वीडियो बनाते हैं, भेजते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक स्टोरी मुझे याद है और मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था कि नोबेल विजेता डेसमंड टूटू ने एक बार कहा था, डेसमंड टूटू, कि जब एक मिशनरी के लिए अफ्रीका गए थे, शायद आए थे, तो उनके पास एक बाइबल थी और हमारे पास जमीन। तो उन्होंने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। तो वहाँ पे सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उन लोगों के हाथ में बाइबल आ गई, यानी कि हमारे हाथ में बाइबल आ गई और उनके पास हमारी ज़मीन, यानी कि उन लोगों की ज़मीन। उसी तरह जब सोशल नेटवर्क साइट आई तो उनके पास फेसबुक, व्हाट्सएप थे और हमारे पास यानी कि इन लोगों के पास फ्रीडम थी, आज़ादी थी, खुद की एक निजता थी। उन्होंने कहा ये फ्री में है, मुफ्त में है। तो फिर से वही, यानी कि हमने, यानी कि उन लोगों ने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो हमारे हाथ में फेसबुक और व्हाट्सएप और उसके हाथ में हमारी आज़ादी और निजी जानकारियाँ चली गई। जब भी कोई चीज़ मुफ्त में होती है तो उसकी कीमत हमें हमारी आज़ादी देकर चुकानी पड़ती है। ज्ञान से शब्द समझ आते हैं पर अनुभव से अर्थ, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना है पर एक नॉलेज के लिए। ये कोई टाइम पास नहीं है, आपको पढ़ना भी है। एक्सेल में कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहला आपको एक्सेल का नॉलेज लेना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको टोटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज इजीली मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ में रहते हैं, कनेक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप ऑनलाइन के अंदर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको एक्सेल इजीली आपके दिमाग के अंदर अच्छी तरह सेट हो जाएगा। फिर भी ये एक्सेल का कोई मार्केटिंग नहीं है, पर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो सिलेबस में है, इसलिए मुझे फोर्सफुली आपको एक्सेल के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि एक्सेल सीखने के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट का सहारा भी ले सकते हैं और वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेके और प्रैक्टिकल के साथ कंप्यूटर के अंदर इजीली एक्सेल के अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं।
पर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर भी इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको इजीली एक्सेल सीखना आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ किसी भी कई नई स्किल को सीखने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान बरकरार हैं। यदि आपके कंप्यूटर और किताबें पढ़ने का शौक है तो एक्सेल सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। अलग अलग जो साइट आती है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर आपको बहुत सैकड़ों बुक्स मिल जाएगी। या ऑर्डर देके भी आप एक्सेल को इजीली सीख सकते हैं। और आज की दुनिया के अंदर गूगल एक खजाना है कि जो चीज़ आपको कोई भी जगह ना मिले वो चीज़ आपको गूगल के अंदर इजीली मिल जाती है, क्योंकि एक सर्च इंजन वेबसाइट है, पूरे दुनिया का एक भंडार है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर्च करें तो गूगल हमारे पास है, तो आप एक्सेल को इजीली सीख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं कि डिजिटल लर्निंग को बहुत हमने इम्पोर्टेंस दिया है कि इंसान को जब ऑडियो वीडियो के साथ सिखाया जाता है तो आप इजीली याद रख सकते हैं। इसलिए हम बुक को छोड़ के डिजिटल इंडिया यानी कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, ऑनलाइन कोर्स जो आपको फ्री में भी मिलते हैं, तो उसका भी आप ऑनलाइन कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग लेके भी आप एक्सेल को इजीली सीख सकते हैं। अब एक्सेल को सीखने के लिए ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स के नाम हैं, जैसे कि यूडेमी, कोर्सेरा है, एलिसन है, खान एकेडमी है, लिंक्डइन लर्निंग है, वेबबेस ट्यूटोरियल है। यानी कि ऑनलाइन सीखने का भी बहुत सारे तरीका है कि आप इजीली एक्सेल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। कई जगह आपको फ्री में मिलती है, कई जगह आपको ऑनलाइन कोर्स के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कोई माइनर थोड़ी छोटी बड़ी फीस भी होती है। पर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको मेरे साथ ही रहना है। साथ में एक्सेल के अलग अलग कोई ट्यूटोरियल्स मटेरियल्स आपको चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि गूगल हमारा एक बाबा है, गूगल बाबा, ये जिसके अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके काम कर सकते हैं। वैसे एक्सेल इजी करके है, tutorialspoint.com है, javatpoint.com करके है, जवत या javatpoint.com करके है। उसके बाद AGUG ग्लोबल या global.org करके है। यानी कि एक्सेल रिलेटेड आपको फ्री में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा जो आप इजीली एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं। साथ में एक्सेल जब आप ओपन करते हैं तो एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन आता है एक्सेल हेल्प, यानी कि शॉर्टकट की है उसकी F1 कीबोर्ड में से जब आप प्रेस करेंगे तो हेल्प रिलेटेड आपको जो जो ऑप्शन, जो जो मेनू के बारे में, जो जो आइकॉन्स है, उसके अंदर जो बटन है, यानी कि बहुत सारे ऐसे खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हर एक वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके अंदर रखी है। तो आप हेल्प मेनू का भी यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर स्टूडेंट ये वीडियो को थोड़ा बोर लगे या फिर आपके पास टाइम ना हो तो नेक्स्ट वीक्स यही वीडियो आपको अपलोड करके आधा आपको डिवाइड करके देख लेना है, क्योंकि ये जो वीडियो अभी बनेगा या बन गया है तो उसके अंदर मिनिमम 1 आवर्स के आसपास वीडियो अपलोड होगा। तो ये वीक के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि 2 वीक्स आपको मिलते हैं। पूरा वीडियो एक बार चेक करके आप देख लेना। तो हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने मैंने स्लाइड रखी है जिसमें लिखा है कि स्टार्ट बटन, उसमें ऑप्शन आता है प्रोग्राम्स, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होता है, उसमें आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यही चीज़ आप दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कीबोर्ड के अंदर विंडोज़ बटन आता है, जो कंट्रोल और अल्टर के बीच में विंडोज़ की जो आपने देखी है, तो विंडो के साथ आपको प्रेस करना है आर। आर यानी कि यहाँ पे रन कमांड, उसमें प्रोग्राम फाइल्स का नाम लिखना है ओनली फॉर एक्सेल और आपको करना है ओके। स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी, MS एक्सेल लिखेंगे तो भी नहीं ओपन होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो भी फाइल ओपन नहीं होगी। आपको ओनली फॉर प्रोग्राम फाइल्स का नाम लिखना है एक्सेल, EXCEL, और फिर करना है ओके। आपके स्क्रीन के अंदर एक्सेल ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको ये चीज़ यहाँ से भी नहीं करनी है तो एक सीधा एक और रास्ता है कि डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक मार के आपके पास न्यू ऑप्शन आता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक न्यू बटन होता है। न्यू के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके आपको सीधे शॉर्टकट फाइल लेके काम करना है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट वर्कबुक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हुआ विंडोज़ बेस। और यही चीज़ जब आप लिनक्स में काम करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एप्लीकेशन बटन, उसमें है ऑफिस पैकेज और उसमें आता है कैल्क ऑप्शन। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया है और हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरी स्क्रीन कंपोनेंट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जो फीचर्स है, मेनू है, आइकॉन के बारे में हमने डिटेल्स ले ली थी। फिर भी हम फटाफट एक थोड़ा डेमो में देख लेते हैं कि भाई पूरी स्क्रीन के अंदर जो जो ऑप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, जैसे कि स्टूडेंट आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि पूरी एक स्क्रीन एक वर्कशीट जैसा है, तो उसमें बुक 1 लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, यानी कि एक टॉप ऑफ द लाइन जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार, कॉर्नर में है कंट्रोलिंग बटन, लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि विंडोज़ बटन है। विंडोज़ बटन के अंदर साइड के अंदर एक क्विक एक्सेस टूल बार है कि जहाँ से आप कोई ना कोई ऑप्शन मेनू यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यानी कि पूरी लाइन को हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्यों बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रोग्राम्स ओपन किया है वो प्रोग्राम्स का टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसलिए हम उसको टाइटल बार बोलते हैं। साइड में लिखा है बुक 1। बुक 1 का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बुक 1 यानी कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है। एक्सेल के अंदर जब आप अपने नाम से कोई फाइल सेव नहीं करते हैं तब तक एक्सेल अपने फाइल का नाम क्या रखता है, बुक 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्टिव फाइल का नाम भी डिस्प्ले होता है। एक्टिव यानी कि जब आप अपने नाम से कोई फाइल को सेव करते हैं तो बुक 1 की जगह आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। तो पूरे स्क्रीन के अंदर आपने नीचे देखा है कि मेनू यानी कि टेबुलर यानी कि टैब है, जिसमें होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फॉर्मूला मेनू, डेटा मेनू, ऐसे अलग अलग मेनू हैं। जो मेनू आप यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड नीचे टेबुलर ओपन होता है, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स आइकॉन हैं, और जो आइकॉन के ऊपर आप क्लिक मारेंगे तो उसके नीचे आपको एक टूल टिप्स मिलती है, उससे भी आपको पता चल जाता है कि भाई ऑप्शन किसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर फटाफट हम देख लेते हैं कि ऑफिस बटन है, एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है। फिर इस वीडियो के बाद ये व्हाट्सएप के अंदर पूरा PPT में आपको शेयर कर लूँगा, आप देख लेना एक बार। ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम हमने बताया बुक 1। फाइल एक्सटेंशन, हाँ, कि जब आप एक्सेल के अंदर कोई फाइल को सेव करते हैं तो फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है कि आइडेंटिफाई ऑफ फाइल, जैसे कि MP3 आपने नाम सुना होगा तो हम समझ सकते हैं कि भाई सॉन्ग फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे आपने नाम सुना होगा JPG, BMP, JPEG, तो पिक्चर के एक्सटेंशन है, यानी कि एक्सटेंशन से आपको पता चल जाता है। एक्सटेंशन मिनिमम 3 या 4 कैरेक्टर का होता है, डॉट के साथ लगता है कि डॉट
मान लो कि मैंने लिखा TXT, तो उसका मतलब क्या हुआ कि नॉट पेड की फाइल है। मैंने लगाया .ppt, यानी कि उसका मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन की फाइल है। सेम वे एक्सेल के अंदर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls। 2007 की बात करें तो पीछे x लग जाता है, यानी कि XLS x। और वही चीज़ आप जब उबंटू लिनक्स लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें लग जाता है ODS। एक्सेल के अंदर जब आप फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 MB तक फाइल सेव हो जाती है, और मैक्सिमम आप 2 GB तक फाइल बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर का टाइटल होता है, कंट्रोलिंग बटन जैसे हमने बताया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। उसके बाद मेनू बार के बारे में हमने देखा कि अलग अलग मेनू आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेनू आपको मिलते हैं। तो लिनक्स में जब आप लिब्रे ऑफिस में देखते हैं तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, व्यू मेनू, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब विंडोज़ के हिसाब से यही मेनू आपको अलग अलग टेबुलर फॉर्मेट में दिखते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीनशॉट के इतना पार्ट हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है, स्क्रोल बार है जिसमें दो आते हैं, वर्टिकल स्क्रोल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। उसके बाद है कॉलम्स, कितनी कॉलम्स है, 256 कॉलम है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि कैल के अंदर 1024 कॉलम्स है, और मैक्सिमम अभी के वर्जन के हिसाब से 16,384 कॉलम अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ही सीट के अंदर काम करने के लिए 256 से आज तक 16,384 कॉलम्स अवेलेबल है। तो जैसे कि कॉलम्स यानी कि वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकली आप स्क्रॉल करके काम करते हैं, कि उसके जो हेडिंग है ए से लेकर IV तक है, और अभी के जो कॉलम है यानी कि ए से लेकर XFD तक, यानी कि हर एक कॉलम का स्पेसिफिक एक हेडिंग दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है। उसके बाद रो की बात करें तो फर्स्ट जो हमें एक्सेल का वर्जन मिला था तो उसमें था 65,536 रो, और अभी हम मैक्सिमम बात करें तो 10,48,576। तो सोच सकते हैं कि पहले हमारे पास जो रो थी और अभी के हमारे पास रो कितनी है। तो रो के जो हेडिंग है सिंपल 1 2 3 नंबर में दिया हुआ है। तो जैसे कॉलम और रो दोनों का इंटरसेक्शन होता है, एक बॉक्स बनता है, तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो नॉर्मली आप लोग जब एक्सेल के अंदर सेल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर है कि 256 मल्टीप्लाई 65,536, उसको हम करते हैं तो 2003 के अंदर हमें सेल्स कितने मिलते हैं, 1,67,77,216 सेल मिलते हैं। तो आज के हिसाब से आप काउंट करें तो मैक्सिमम जो कॉलम है और मैक्सिमम रो है उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, उतने सेल हमारे एक ही सीट के अंदर मिलता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हम कितना बड़ा डेटा एंट्री रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जैसा यानी कि एक स्प्रेडशीट मिलता है। जो वर्कशीट है यानी कि उसके जो कलेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल के अंदर 3 सीट आती है, जो आप नीचे की साइड देख सकते हैं कि सीट 1, सीट 2, सीट 3। इस सीट का आप रीनेम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम एक ही फाइल के अंदर 250 सीट लेकर काम कर सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कि जितने कॉलम्स है, जितने रो है, उतनी ही हम सीट लेकर भी काम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है स्टेटस बार, जिसमें लिखा होता है रेडी और एंटर। तो आपके सामने एक सीट है जो आप देख सकते हैं कि ABCD एक कॉलम के हेडिंग से साइड में लिखा हुआ है 1 2 3, जिसमें आप देख सकते हैं कि रो के हेडिंग है, जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको हम बोलते हैं रो, वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो पर्टिकुलर जो A और 1 यानी कि A नंबर की कॉलम 1 नंबर की रो, जो सिलेक्टेड बॉर्डर है
वो सेल को बोलते हैं हम एक्टिव सेल, यानी कि अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। स्टूडेंट, आपको लास्ट सेल में जाना है, कि जैसे कि ए नंबर की कॉलम में है तो आपको लास्ट कॉलम में जाना है, तो कीबोर्ड में से आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पे चला जाएगा। और सेम वे जैसे अभी आप फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर की रो है, आपको लास्ट रो में जाना है और देखना है कि हमारे पास कितनी रो अवेलेबल है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो। सेम उल्टा वापस आना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो फिर से आप फर्स्ट रो में आ जाएंगे। और सेम वे आपको फर्स्ट कॉलम में आना है तो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, यानी कि फिर से होम आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपके पास ये सीट के अंदर हम कितने बड़े मार्क्स के अंदर डेटा रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हाउ टू क्रिएट मार्कशीट इन एक्सेल। जैसे कि हर एक स्कूल के अंदर जब आप 8, 9, 10 यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड वाइज हम बात करें तो आपके हाथ में कोई ना कोई मार्कशीट आती है। कई स्कूल ने अलग अलग ऐप्स और एप्लीकेशन खरीद के मार्कशीट का जो इश्यू था, प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट करके सॉफ्टवेयर खरीद लिया है कि जब टीचर सिर्फ एंट्री करे और आपको रेडीमेड मार्कशीट मिल जाती है। पर फिर भी स्टूडेंट, एक्सेल एक ऐसा एक काम करके देता है कि जो चीज़ आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्स खरीद के करते हैं, वही चीज़ आप एक्सेल के अंदर आप इजीली अभी भी मार्कशीट बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपके जो हाथ में आती है मार्कशीट, वो एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एक्सेल के अंदर हमारा मार्कशीट का डेटा होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक मार्कशीट का फॉर्मेट होता है। दोनों को मर्ज करते हैं। मैंने आपको सिखाया था 9th स्टैंडर्ड के अंदर मेल मर्ज, कि एक्सेल में आपको डेटा बनाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना है। दोनों को कनेक्टिविटी करना है, मेल मर्ज के स्टेप करना है। आपको इजीली जितने भी मार्कशीट चाहिए, यानी कि 200 एंट्री है तो 200 मार्कशीट मिल जाएगी और 2000 एंट्री है तो आपको 2000 एंट्री मिल जाएगी। तो ये काम आप इजीली अभी भी एक्सेल में कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो हमें मार्कशीट देखनी है, तो हाउ टू क्रिएट मार्कशीट, मार्कशीट कैसे बनाते हैं, उसके पहले जो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डेटा एंट्री करनी है वो डेटा पहले आपको कंपलसरी टाइप करना है। जैसे कि ये सीरियल नंबर, उसके बाद है स्टैंडर्ड एंड डिवीजन, उसके बाद है जीआर नंबर, उसके बाद है स्टूडेंट्स नेम, उसके बाद है अटेंडेंस, उसके बाद है सब्जेक्ट्स मार्क्स, यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको एंट्री करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ आपको सीरियल नंबर से लेकर सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है, इतना डेटा आपको टाइप करना है। चाहे आप सॉफ्टवेयर में काम करो तो भी टाइप करना पड़ेगा। वही चीज़ आप एक्सेल करते हैं तो उसके अंदर भी आपको इतना डेटा तो टाइप करना पड़ेगा। अब एक्सेल के अंदर जो हमें फंक्शन के साथ सीखना है कि भाई हाउ टू क्रिएट मार्कशीट, तो बाकी के जो फंक्शन मैंने आपको बोल्ड करके रखे हैं कि सब्जेक्ट्स मार्क एंट्री हो जाए। मान लो कि हम फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तक हमने एंट्री कर ली। एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसको लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे भी मार्कशीट कैसे बनाना है। यहाँ तक आपको रेडी पहले कर लेना है, फिर हम देखेंगे कि भाई अब मार्कशीट कैसे क्रिएट करना है। तो मिनिमम स्टूडेंट आपको 10 सीरियल नंबर लेना है। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको एक ही बार टाइप करना है। मान लो कि आप ले तो 10 है तो क्लिक एंड ड्रैग नीचे करेंगे, आपको सब में 10 है मिल जाएगा। जीआर नंबर आपको अपने हिसाब से अलग अलग 10 जीआर नंबर लिख देना है। स्टूडेंट्स नेम आपको अलग अलग अपने फ्रेंड्स के 10 नाम टाइप कर देना है। अटेंडेंस जो फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको ईयरली 250 डेज में से आपको कोई ना कोई डे, यानी कि किसी में लिखा 200, किसी में लिखा 215, किसी में आपने लिखा 220, यानी कि ऐसे करके आपको अटेंडेंस एंटर कर लेना है। फिर आपको सब्जेक्ट्स लेना है।
अब 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, वो आपके ऊपर है। पर मैं मानूँ तब तक आपको 3 ही सब्जेक्ट्स लेना है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। उसके आपको मार्क्स एंट्री कर लेना है। किसी को 90 मार्क्स दिया है, किसी को 80 मार्क्स दिया, यानी कि इंडिविजुअल आपको अपने हिसाब से मार्क्स एंटर करना है। पर इतने भी हाई मार्क्स नहीं देना है, क्योंकि कई स्टूडेंट फेल हो वो भी देखना, क्योंकि हमें हर एक फॉर्मूला का मतलब भी समझना है और देखना भी है। तो यहाँ तक मान लो कि मैं आपने डेटा बना दिया है। अब हमें देखना है टोटल, यानी कि सम। अब एक्सेल के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं कि नंबर आपने एंटर कर लिया, जैसे कि कैलकुलेटर में करते हैं 50 + 60 आपको मिल जाता है 110। सीधी बात है, वही चीज़ आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। पर ना, हमें एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन जब आप सीखते हैं, कोई फॉर्मूला आप सीखते हैं, तो फंक्शन के साथ साथ ब्रैकेट में आपको क्या करना है, वो कंडीशन कैसे लगानी है, वो आपको सीखना है। क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन आते हैं वो फॉर्मूला आपको प्रॉपर पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि टोटल के लिए फंक्शन आता है सम, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि एफएक्स करके इंसर्ट फंक्शन है, तो उसमें कैटेगरी वाइज आपको मैथमेटिकल फंक्शन, स्टेटिस्टिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, अकाउंट रिलेटेड भी कई सारे फंक्शन आते हैं, स्टेटिस्टिकल रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो उसमें से आपको मिनिमम 60-70 फंक्शन देखने हैं। तो उसमें पहला जो फंक्शन है सम, उसके बाद दूसरा है एवरेज। एवरेज यानी कि परसेंटेज आपको निकालना है। एक स्टूडेंट का आपने परसेंटेज निकाला, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, सब में परसेंटेज आपको मिल जाएगा। फिर आपको मिलता है रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि पास फेल, यानी कि स्टेटस, स्टूडेंट पास है या फेल है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट पास है या फेल है? इंडिविजुअल एक एक मार्क्स थोड़ी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33। अगर 33 आया है तो पास, बाकी नहीं आया है तो फेल। तो क्या आप हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करेंगे भाई कितने स्टूडेंट को 33 से लेस देन मार्क्स है उसको फेल करेंगे? ना, एक एक देख के हम एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है कि भाई रिजल्ट कैसे निकालना है, तो भी हम वो फॉर्मूला से सीखेंगे। फिर आपको देखना है मैक्सिमम मिनिमम, कि स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले हैं, मिनिमम मार्क्स कितने मिले हैं, तो वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है ग्रेड, स्टूडेंट को ग्रेड कैसे देना है, A1 ग्रेड, A2 ग्रेड, B1 ग्रेड। उसकी जगह आप अलग अलग कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड की जगह A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, A+, B+, C+, ऐसे भी आप ग्रेड दे सकते हैं। फिर आपको देखना है रैंक। रैंक यानी कि नंबर, टॉपर स्टूडेंट निकालना है, तो उसके लिए रैंक की फॉर्मूला आपको सीखना है। और लास्ट है रिमार्क्स। रिमार्क्स यानी कि कोई कंडीशन देना है कि 90 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट देना है, डिस्टिंक्शन देना है, वेरी गुड देना है, गुड देना है, हार्ड वर्क, नीड टू इम्प्रूवमेंट। ऐसे अलग अलग रिमार्क्स कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमें एक्सेल के अंदर ये पहला ऑप्शन देखना है कि हाउ टू क्रिएट मार्कशीट, मार्कशीट कैसे बनाना है। तो आशा रखता हूँ कि सीरियल नंबर से लेकर सब्जेक्ट्स की एंट्री आप कर लेंगे। फिर हम सीधा प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे मार्कशीट को फॉर्मूला के साथ देखना है, इसलिए आप प्रैक्टिकल के लिए रेडी रहना। साथ में मैं आपको जो जो फंक्शन है कि उसका फाइंड आउट हमने कैसे किया, उसकी एक एक कंडीशन में आपको मटेरियल्स में भेजूंगा। साथ में जो जो यहाँ तक हम पढ़े हैं उसकी स्लाइड भी मैं आपको बना के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। स्टूडेंट, कहने का मतलब यही है कि जब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं तो आपको साथ में रहना है, क्योंकि जितनी आदत आप प्रैक्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑडियो और वीडियो के साथ सीखा हुआ आपको सीधा याद रहता है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि जब हम हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें 50 मार्क्स का MCQ और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 100 मार्क्स आपको बोर्ड में मिलते हैं। जो अभी आप क्लियर नहीं करेंगे तो उस टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स कम आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान भी देना पड़ेगा। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना आप मेन सब्जेक्ट्स में भी पढ़ लेते होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ो, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी उतना ही ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।